नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्यावन महिला कॉलेज सिवान एवं काउंसलर NOU पटना। छात्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था। खिलजी वंश पढ़ रहे थे। उसके पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के तहत गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। तत्पश्चात हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था और खिलजी वंश के बारे में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, उनके प्रशासनिक सुधार एवं साम्राज्य विस्तार के बारे में। तत्पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है एक शासक आते हैं, मुबारक शाह खिलजी, जो 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक उनका शासन रहता है। और उनकी हत्या करके एक शासक जो बनते हैं, उनका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो। और नासिरुद्दीन खुसरो को अपदस्थ करके गद्दी पर से पुनः 1320 ईस्वी में जो शासक बनते हैं, उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। और इस प्रकार से खिलजी वंश के बाद हम देखें तो तुगलक वंश का प्रारंभ हो जाता है। और यह तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चलता है। और इस तुगलक वंश के संस्थापक जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी, संस्थापक इनके तुगलक वंश के जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। और इनका शासन महज 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक, यानी 5 वर्षों तक का शासन काल इनका रहता है, ये गयासुद्दीन तुगलक का। और इनके बचपन का नाम रहता है गाजी। गाजी मतलब होता है काफिरों को मारने वाला या वध करने वाला। तो इस प्रकार से इनका नाम, बचपन का नाम गाजी था। और दिल्ली सल्तनत का ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं, वो दिल्ली सल्तनत का एक पहला सुल्तान थे जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। और इनकी माता की बात की जाए तो इनकी माता हिंदू जाट महिला थी। और इनके पिता जो थे वो करोना तुर्क थे। और जो कि बलवन के दास थे, यानी कि बलवन के ये दास थे उनके पिता गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक जो थे, शासक बनने के पूर्व जो थे वो दिवालपुर एक जगह था जहाँ पर के वो राज्यपाल थे। दिवालपुर के गयासुद्दीन तुगलक राज्यपाल थे। और गयासुद्दीन तुगलक जो थे एक योग्य शासक थे। और योग्य शासक, इन्होंने मंगोलों को जो है 29 बार चुनौती दी। इन्होंने मंगोलों को 29 बार चुनौती दी। और इसीलिए जो है इनको एक ये प्रसिद्ध हुए। और इन्हें ये मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि इन्होंने मंगोलों को 29 बार जो है चुनौती दी, उनके विरुद्ध इन्होंने लड़े। और लड़ते हुए वो मंगोलों को आक्रमण से रोकते रहे। और इसीलिए इनको मलिक उल गाजी की भी उपाधि प्रदान की गई। साथ ही इन्हें गाजी बेग तुगलक के नाम से भी गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है। और अब देखें तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है कई प्रकार की जो भूमि दी गई थी, उपहार में या दान स्वरूप या वक्फ बोर्ड की भूमि थी इत्यादि, जो भी भूमि थी, या जमींदारों के पास बहुत सारी भूमि थे, उन सारी भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुनः गयासुद्दीन तुगलक जो है वो सारी हुई छीनी जो ज़मीन है वह पुनः अमीरों और जमींदारों को वापस दे देते हैं। और पुनः हम देखें तो ये दिल्ली सल्तनत में पहले शासक थे जो कृषि हित के लिए कार्य करते हैं। और इसके लिए वो नहरों एवं कुओं का निर्माण करवाते हैं। तो ये प्रथम ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का, गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने सिंचाई एवं नहरों के लिए कुओं का निर्माण करते हैं। साथ ही इन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि 1/10 से 1/11 से ज़्यादा कर ना बढ़ाया जाए। और इनके समय में, गयासुद्दीन तुगलक के समय में जो कर व्यवस्था थी वह 1/5 से 1/3 के बीच में ही नियंत्रित रहा। अब आइए इनके समय में, गयासुद्दीन तुगलक के समय में यातायात एवं डाक व्यवस्था की बात करें तो इन्होंने यातायात की भी एक अच्छी व्यवस्था की थी। साथ ही डाक की भी एक उत्तम व्यवस्था
गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी और 3/4 मील पर, प्रत्येक 3/4 मील पर इन्होंने डाक कर्मी की नियुक्ति की थी और जिनके द्वारा जो है काफ़ी तीव्र गति से डाक सेवा प्रदान की जाती थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक यातायात व्यवस्था एवं डाक प्रणाली की भी सुव्यवस्थित व्यवस्था प्रदान की थी ताकि सूचना का आदान प्रदान तीव्र गति से हो सके। पुनः हम देखें तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो निजामुद्दीन औलिया के समकालिक थे और एक बार गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया दोनों में मतभेद हो जाता है और गयासुद्दीन तुगलक ये कहते हैं कि मैं जब दिल्ली आऊँगा तो तुझे मारूंगा। ये गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया को कहते हैं, जबकि ये सूफी संत थे और ऐसा कहते हैं। और गयासुद्दीन तुगलक इस पर वो कहते हैं, ये निजामुद्दीन औलिया जो है गयासुद्दीन तुगलक को कहते हैं इस मतभेद पर, उसी बात पर कहते हैं कि मैं दिल्ली आऊँगा तो मारूंगा। उसी बात पर वो कहते हैं कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। तो ये एक प्रसिद्ध कथन है और विभिन्न परीक्षाओं में आता है। तो यह निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था गयासुद्दीन तुगलक को, हुजूर अभी दिल्ली दूर है। और पुनः हम देखें तो गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल के अभियान पर जाते हैं, बंगाल बिहार वगैरह वो करते हुए अभियान करते हुए जब आते हैं और उनका विजय में जूना खां अथवा या जौना खां भी कहा जाता है या जूना खां, उनका पुत्र जो है उनको उनके स्वागत के लिए जो है तैयार करते हैं। लकड़ी का भवन वगैरह या दीवार, ये जो है दरवाज़ा वगैरह या ये स्वागत के लिए जो है तोरण द्वार वगैरह बनाए जाते हैं और ये अफगानपुर जगह था वहाँ पर। और वो जो लकड़ी का बनाया गया था महल या तोरण द्वार, वह जो है वो गयासुद्दीन तुगलक पर गिर जाता है और 1325 ईस्वी में मृत्यु उनकी हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। और उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना इन्होंने की थी और तुगलकाबाद शहर की भी निर्माण की थी। और इनका मकबरा जो है गयासुद्दीन तुगलक का, ये तुगलकाबाद में ही है जिस शहर की स्थापना उन्होंने की थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तुगलक वंश का प्रथम शासक जो था, जिनका शासन महज 1320 ईस्वी से 1325 यानी महज 5 वर्षों का था, उनका शासन काल जो है वह 5 वर्षों में ही समाप्त हो जाता है। उनकी मृत्यु हो जाती है लकड़ी के जो है स्वागत दरबार या लकड़ी का भवन जो है या महल गिर जाने से। और उसके बाद जो तुगलक वंश के जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और ये मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध शासक या अथवा सुल्तान होते हैं, जिनका शासन काल जो है 26 वर्षों का होता है। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक का शासन जो है 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी के बीच में रहा। अर्थात ये एक ऐसे शासक थे जो लंबे समय तक शासक करते हैं और अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए तो उनका वास्तविक जो नाम था वह जूना या जौना खां था। जूना या जौना खां इनका मूल नाम अथवा वास्तविक नाम था। और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है तेलंगाना जो है उसका नाम जो है सुल्तानपुर इन्होंने कर दिया था। साथ ही हमने यह देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो सैनिक सुधार किए गए थे या कई नई पद्धति जो लागू की गई थी, जैसे आपका दाग प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा थी, चेहरा या हुलिया जो सैनिकों को लिखने की प्रथा थी, तो ये सब प्रथा भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जारी रहता है। और साथ ही हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नए शहर जहांपनाह नगर की भी स्थापना इन्होंने की थी। इसके साथ ही इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद का भी किले का निर्माण किया था। साथ ही इनके समय में हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है जैन विद्वान भी उनके दरबार में रहा करते थे, जिनका नाम था
एक का नाम था राजशेखर और दूसरे का नाम था आपका जिन प्रभाशुरी। तो दो जैन विद्वान के यहाँ रहते थे रायदाबाद में, राजशेखर और जिन प्रभाशुरी। और इनको ये शरण दिया गया था, चूंकि ये सती प्रथा रोकने का काफ़ी प्रयास किए थे राजशेखर एवं जिन प्रभाशुरी ने, तो उनको अपने दरबार में इन्होंने रखा था। साथ ही इनके बारे में व्यक्तिगत बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो काफ़ी विद्वान थे और कई चीज़ों की ये महान ज्ञाता थे, जैसे खगोल शास्त्र की ज्ञाता थे, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं के ये मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो ज्ञाता थे। इसके साथ ही उन्हें जो है बुद्धिमान दर्शन का उपासक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं काफ़ी एक विद्वान और काफ़ी एक जो है शासक रहते हैं, एक योग्य शासक रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी योग्यता के बाद ये काफ़ी विद्वान भी थे। फिर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनकी एक अच्छी योजना भी असफल हो जाती है, क्योंकि वह जो योजना इनकी थी समय से आगे थी और असफल। तो हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या ये योजना लाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक और किस प्रकार से इनकी योजना जो है वह असफल होती है। अब इनके बारे में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक बात की जाए तो ये काफ़ी सहिष्णु शासक थे और ये प्रथम ऐसा सुल्तान थे जिन्होंने होली और दशहरा जैसे हिंदू पर्व में भी भाग लेते थे। साथ ही इनको जो है गयासुद्दीन तुगलक जो इनके पुत्र थे उनके द्वारा जो उपाधि दी गई थी उल्लुग खां की उपाधि प्रदान की गई थी। साथ ही इनके पिता गयासुद्दीन तुगलक जो है इनको युवराज भी घोषित किए थे ये मोहम्मद बिन तुगलक को। और जब गयासुद्दीन तुगलक यानी उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो 40 दिन के उपरांत जो है उनका राज्याभिषेक मोहम्मद बिन तुगलक का होता है। यह उनका राज्याभिषेक 40 दिन के बाद होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इसके साथ ही हम देखें तो इस समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सरकारी पद जो है गैर तुर्क एवं भारतीय मुसलमान को भी प्रदान किया जाता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके पहले जो हम देखते हैं शासनकाल में तो तुर्कों को ही ये सरकारी पद दिया जाता था, महत्वपूर्ण पद दिया जाता है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हम देखते हैं तो गैर तुर्कों अथवा भारतीय मुसलमान को भी ये जो है महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं। इसके कारण से जो है बर्नी उसके बारे में जो है गलत टिप्पणी करते हैं। बर्नी उन्हें छिछोरा, मोहम्मद बिन तुगलक को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया इत्यादि मतलब उनका कहते हैं, उनको संबोधन करते हैं इन शब्दों से। और जो इनके प्रयोग थे 5 प्रयोग, और इस प्रकार से ये प्रयोग असफल रहते हैं। इसके वजह से इनको बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है। यह बराबर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि कौन किस शासक को बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, तो इनको बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है, क्योंकि इनके प्रयोग जो थे काफ़ी अच्छे थे और अच्छे उद्देश्य को लेकर किए गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि परिस्थिति ऐसी होती है और ऐसा दुर्भाग्य होता है कि सारी योजनाएं उनकी असफल हो जाती है। अब आइए इनका पहला जो इनका जो प्रयोग होता है यह देखते हैं कि कौन कौन सा इनका 5 प्रयोग रहा। तो पहला प्रयोग इनका जो था वह कर की वृद्धि थी। दोआब का क्षेत्र, दोआब इनको कहा जाता है, हम लोग देख लेते हैं। दोआब उन क्षेत्रों को कहा जाता है, जैसे आप देखें यहाँ पर एक नदी है और यहाँ पर भी नदी है और उसके बीच की जो भूमि होती है, जो भूमि उपजाऊ भूमि होती है, इसी को दोआब कहा जाता है। दो नदी के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोआब जो काफ़ी उपजाऊ जगह था उस पर कर की वृद्धि कर दी जाती है। वहाँ पर कर बढ़ाकर 1/2 कर दिया जाता है, यानी 50% कर वहाँ पर लगा दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहता है कि उसी समय अचानक अकाल पड़ जाता है और जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है
कर वसूलते रहते हैं, यानी उनके अधिकारी कर वसूलते रहते हैं। और जो है किसानों का वहाँ पर विद्रोह शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनका पहला जो अभियान रहता है कर वृद्धि का, वह असफल हो जाता है। और इसके बाद जो है वो कम दामों पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं किसानों को, और जिसे सोनघर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका कर वृद्धि का जो पहली योजना थी वह असफल हो जाती है। दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण प्रयोग था वह राजधानी परिवर्तन का। उनका राजधानी जो है दिल्ली था, और वो दिल्ली से सुदूर क्षेत्रों में जो है देवगिरी के दौलताबाद में अपनी राजधानी वो परिवर्तित करने का विचार बनाते हैं। और वहाँ पर जो एक अधिसूचना जारी की जाती है 1327 ईस्वी के, सारे व्यक्तियों को जो है दिल्ली से वो दौलताबाद जाना है और वहीं पर राजधानी रहेगी। और इस प्रकार से इनका राजधानी परिवर्तन शुरू होता है। इसका उद्देश्य जो महत्वपूर्ण था दौलताबाद जो करने का, देवगिरी दौलताबाद में इनका राजधानी करने का, उनका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था कि इस ऐसे जगह पर उनकी राजधानी बनी हो जहाँ से उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों में जो है आसानी से शासन किया जाए। इस उद्देश्य को लेकर ये राजधानी परिवर्तन करते हैं। लेकिन जो है यह भी इनका जो है परिवर्तन काफ़ी असफल रहता है। बहुत सारे लोग काफिले के साथ बहुत दूर ये सुदूर क्षेत्र दौलताबाद जाते हैं और उसमें काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। और अंततः जो है ये दिल्ली परिवर्तन का जो है यह विचार उनका त्यागना पड़ता है और पुनः जो है दिल्ली में आकर राजधानी स्थापित करने और बसने में काफ़ी समय लग जाता है। और इसी समय हम देखते हैं कि तत्पश्चात दक्षिण भारत में एक विद्रोह हो जाता है और दो नए राज्यों का उदय के सामने समय होता है। उसके बाद उनके दिल्ली परिवर्तन के घटना के बाद, और वह होता है दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्हीं के काल में 1336 ईस्वी में हुई थी, जिसे हरिहर एवं बुक्का ने ये जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसके साथ ही बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना होती है, जिसकी स्थापना जो है अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से जिसकी स्थापना जो है बहमनी साम्राज्य की 1347 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार से हम देखें तो जो है इनके राजधानी परिवर्तन के बाद जो है दो राज्यों का उदय होता है। पहला जो है वह विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी राज्य। और तीसरा जो इनका महत्वपूर्ण अभियान था वह सांकेतिक मुद्रा का अभियान था। सांकेतिक मुद्रा का ये प्रचलन शुरू करते हैं और यह जो इनका जो ये योजना आती है वह 1329 और 30 ईस्वी में आती है। और ये क्या करते हैं, उस समय जो वैश्विक अवस्था जो थी विश्व में जो थी, सोने चांदी का जो मूल्य था जो उसमें है उसका जो भंडार था विश्व में सोने चांदी का भंडार वो काफ़ी घट रहा था। तो इस कारण से ये जो है विचार लाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक कि क्यों नहीं एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जाए और जो है उनके जगह पर तांबे और सिक्के के जो है वो सिक्के ढाले जाएं, बनवाए जाएं। और सोने और चांदी के सिक्के के जगह पर जो है वो तांबे और जो है कांसे के सिक्के ढाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव क्या होता है कि आम जनता जो है वह भी नकली सिक्के बनाना शुरू कर देती है, उसका नकल करना शुरू कर देती है और नकली सिक्कों का अंबार लग जाता है और जो वस्तुओं का जो मूल्य है वह काफ़ी वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार से जो है अंततः जो है मोहम्मद बिन तुगलक को ये सांकेतिक मुद्रा का जो है ये वापस लेना पड़ता है और पुनः जो है वापस वो दोनों सिक्कों को ये तांबे और कांसे के सिक्के को वापस लेते हैं और उसके बदले चांदी का सिक्का वो देते हैं। जो ओरिजिनल सिक्के होते हैं उनको वो वापस लेके देते हैं उनको। और इस प्रकार से उनका जो खजाना है वह भी खाली हो जाता है। और इस प्रकार से हम देखें तो सांकेतिक मुद्रा जो है कई जगह और दूसरे जगह भी चल रहा था। चीन में जो है वह जो है वो चल रहा था
वहाँ के जो शासक थे, चीन के शासक, उनके समय में भी हम देखते हैं कि वो जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। और चीन के जो है कुबलई खां शासक होते हैं, चीन में कुबलई खां शासक, उनके समय में भी हम देखते हैं कि ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीसरा जो है इनका जो प्रयोग होता है वह असफल हो जाता है। अब चौथा प्रयोग देखें तो ये इनका खुरासान का जो अभियान है वह मध्य एशिया में खुरासान था। उस क्षेत्र में इराक, ट्रांसऑक्सियन जो है ये जीतने की योजना बनाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, और इनके द्वारा जो है 3,70,000 सैनिकों का एक गठन किया जाता है, 3,70,000 सैनिकों का। और इतना ही नहीं, इस अभियान के लिए इतने उत्साहित रहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक कि जितने भी ये 3,70,000 सैनिकों का गठन किया जाता है उनको 1 वर्ष का वेतन अग्रिम प्रदान कर दिया जाता है। और इस प्रकार से फिर देखते हैं कि पुनः जो है वह क्षेत्र जो है खुरासान मध्य एशिया का क्षेत्र, वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम हो जाती है, विद्रोह शांत हो जाता है, और पुनः जो है मोहम्मद बिन तुगलक को अभियान वापस ले लेना पड़ता है और उनकी यह योजना जो है असफल हो जाती है। और चूँकि यह 1 वर्ष का वेतन एडवांस में अग्रिम दे देते हैं सैनिकों को, इसलिए इनका खजाना भी खाली हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो उनका यह खुरासान अभियान भी व्यर्थ जाता है। और इनके समय में इनका प्रांत जो था काफ़ी बड़ा था, इनके अंदर जो है 23 प्रांत थे, 23 प्रांतों का साम्राज्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक का था, इतना बड़ा इनका साम्राज्य था। और यदि विद्रोह की बात की जाए तो इनके समय सर्वाधिक विद्रोह देखने को मिलता है, वह 34 विद्रोह था, जो इनके समय 34 विद्रोह इनके समय हुए थे, यानी सर्वाधिक इनका साम्राज्य भी था इन शासक का, मोहम्मद बिन तुगलक का, और इनके समय सर्वाधिक विद्रोह भी 34 विद्रोह थे। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद पुनः हम देखें तो कराची सैन्य अभियान भी उनके द्वारा चलाया जाता है। यह कराची जो है कुमायूं पहाड़ी के क्षेत्र में है और हिमाचल प्रदेश का यह क्षेत्र होता है। और उस समय जो है चीन की बढ़त को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जाता है उनके द्वारा, और वहाँ की जनजाति के विरुद्ध यह जो है अभियान चलता है। और चूँकि वह पहाड़ी क्षेत्र था हिमाचल प्रदेश का और कुमायूं का क्षेत्र, तो वहाँ पर जो है जो जनजाति थे वह इसमें अभ्यस्त थे और गुरिल्ला युद्ध पद्धति का ये का पालन कर रहे थे। गुरिल्ला पद्धति से वो सैनिकों को बार बार पराजित कर रहे थे, और अंततः देखते हैं कि उनको पराजित होना पड़ता है। उनकी सेना, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना जो है यहाँ पर कराची अभियान में, सैन्य अभियान में पराजित हो जाती है। चूँकि वह बर्फीला भी क्षेत्र था, बर्फीले तूफान थे और सर्दी काफ़ी थी, और जो है इस कारण से उनके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 10,000 सैनिक में लगभग मात्र 10 सेना ही वापस आते हैं, और अधिकांशतः सेना उनकी नष्ट हो जाती है, और यहाँ तक भी कुछ सैनिक उनके प्लेग से भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो कराची सैन्य अभियान भी उनका वापस हो जाता है, मतलब वो असफल रहता है। और पुनः इसके बाद हम देखें तो उनका जो 5वां अभियान था या प्रयोग था, वह जो था वह कृषि विभाग का था। उन्होंने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान-ए-कोही अथवा आमीर-ए-कोही। इस विभाग की स्थापना, इस नाम से कृषि विभाग की स्थापना इन्होंने की थी। और साथ ही कृषकों को प्रत्यक्ष मदद देने की एक योजना इनके द्वारा बनाई गई थी। एक क्षेत्र का चुनाव किया जाता है और वहाँ पर किसानों को जो है ऋण या हल बैल इत्यादि कई प्रत्यक्ष जो है सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन क्या होता है कि अधिकारी के द्वारा जो क्षेत्र चुना जाता है वह अनुपजाऊ होता है, बंजर भूमि होती है, और इस प्रकार से जो है उनकी यह योजना जो है कृषि क्षेत्र में किसानों को प्रत्यक्ष लाभ की योजना भी जो है वह असफल हो जाती है। और इस प्रकार से हम देखें कि इनका जो 5 योजना थी, जो कर वृद्धि का योजना, 2 क्षेत्रों में राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा
और खुरासान मध्य अभियान, और इसके साथ कराची सैन्य अभियान, इसके साथ ही कृषि विभाग या कृषि में जो है इनके किसानों के प्रत्यक्ष मदद करने की योजना, ये सारी योजना इनकी विफल हो जाती है। यही वजह है कि कई इतिहासकार इन्हें बुद्धिमान मूर्ख, पागल, रक्त पिशाचू इत्यादि नामों से इन्हें कहकर पुकारते हैं। साथ ही स्वप्नशील कहते हैं इनको, अर्थात सपना देखने वाले इनको कहते हैं, जो कि हकीकत में इनका कोई भी कार्य नहीं बदल पाता है। इस प्रकार से हम देखें तो इनकी योजना जो है मोहम्मद बिन तुगलक की अच्छी रहती है, लेकिन एक संयोग रहता है या दुर्भाग्य रहता है ऐसा कि सारी योजनाएं कुछ कारणवश विफल हो जाती है। पुनः हम देखें तो इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है, तो इब्न बतूता इनके समय में दरबार में 1333 ईस्वी में आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और ये इब्न बतूता जो है रहेला पुस्तक की रचना करते हैं, अथवा तारीखे रहेला, तारीख ए रहेला का जो है ये लिखते हैं इब्न बतूता, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें प्राप्त होती है। और ये 8 वर्षों तक के लिए जो है ये इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है, और पुनः जो है इनको जो है चीन में राजदूत बनाकर भी, सुल्तान के प्रतिनिधि के रूप में राजदूत बनाकर भेजा जाता है। और इनको जो है 1342 ईस्वी में चीन जो है सुल्तान के राजदूत के रूप में भेजा जाता है। और पुनः हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उस्र एवं ज़कात कर को छोड़कर सभी कर समाप्त कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, आपको जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है सिक्कों पर जो है अपने बारे में लिखाते हैं, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह ये शब्द लिखवाते हैं, जिसका मतलब होता है ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक अपने सिक्के पर यह लिखाते हैं कि अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह यानी ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। और पुनः हम देखें तो अंतिम में इनका गुजरात अभियान होता है। गुजरात में एक विद्रोह होता है तागी के नेतृत्व में एक विद्रोह होता है, उसका दमन करने के लिए जाते हैं। और तागी जो है वह भाग कर सिंध की ओर जाता है, और उस क्षेत्र में जाते हुए और वह बीमार पड़ जाते हैं, और पुनः ठट्ठा नामक जो जगह है, ठट्ठा नामक जगह पर उनकी 20 मार्च 1331 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो काफ़ी एक विद्वान शासक रहते हैं, उनका मृत्यु हो जाता है 20 मार्च 1351 ईस्वी में। और बंदायनी जो है इनकी मृत्यु के बाद लिखते हैं या कहते हैं कि इनकी मृत्यु पर वो कहते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह किसका कथन है? तो यह बंदायनी का कथन है, और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो इस प्रकार से आज हमने तुगलक वंश के तहत जो है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा, जिनका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक था। और पुनः हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा, जिनका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक यानी 26 वर्षों तक था। और इनके हमने 5 नए प्रयोग के बारे में जाना और देखा कि किस प्रकार से उनका प्रयोग जो है असफल हो जाता है। पुनः हमने इब्न बतूता के बारे में जाना, जो उनके समय में एक राजदरबारी के रूप में आए थे। और हम देखते हैं कि अंततः जो है गुजरात अभियान के दौरान जो है उनका जो अभियान होता है वह तागी के विद्रोह के विरुद्ध में होता है।
और सिंध की ओर जाते समय उनका धट्ठा नामक जगह पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये आज ख़त्म होता है ये चैप्टर, ये मोहम्मद बिन तुगलक का। और उसके बाद हम लोग जो है अगले दिन फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। छात्रों, ये स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, मैंने इसे काफ़ी मेहनत के द्वारा तैयार किया है, आपको पसंद आ रहा हो तो इसको प्लीज़ आप लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।